नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है संध्या वंदन में। ये एक ऐसी सीरीज है, एक ऐसा श्रृंखला है जिसमें वो सभी विद्यार्थी जो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा कर लेते हैं लेकिन एक प्रश्नों की कमी उनको जूझती है, स्पेशली पीवाईक्यूज। और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि वो किसी भी देश के अन्य राज्यों में आए हुए स्टैंडर्ड जो पेपर्स होते हैं उनके प्रश्नों को हम यहाँ पे करेंगे। तो आप चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट ले लीजिए, दिल्ली के जो होने वाले एग्जाम्स ले लीजिए, और हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में होने वाले एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे। तो जितने भी एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर आपको कराया जाएगा। नो डाउट आप लोग बहुत सारी ऐसी किताबें लेते हैं जिनमें ये पीवाईक्यूज जो है वो होते हैं, लेकिन ये हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत अपडेटेड, मतलब जो रिसेंट में हुए हैं वो सारे प्रश्न आप सभी के समक्ष लेकर आए। और आप जो एग्जाम्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब ठीक है, आपने जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, जो रणनीति बनाई है, उसको फॉलो करिए। डेली बेसिस पर आप जो है 10 मिनट दीजिए और रिफ्रेश करिए, क्योंकि आप सोचिए डेली डेली बेसिस पे 10-10 मिनट आप सिर्फ इन प्रश्नों को देंगे, 5-5 6-6 क्वेश्चंस आप डेली करते जाएंगे तो हो सकता है महीने के अंत तक आपके पास, है ना, एक अच्छे खासे क्वेश्चंस का जखीरा खड़ा हो जाएगा। 3 से 4 महीने अगर आप इसको देखेंगे तो हो सकता है आपके पास 2 से 5 क्वेश्चन अगर यहां से एज इट इज आ गए, इनके कंसेप्ट से अगर आ गए और आपका एग्जाम निकल गया, तो सोचिए कितनी अच्छी बात होगी। और एक गलती तो आप जरूर मत करना, क्योंकि 10 मिनट का होने वाला है, मुश्किल से हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सर एक काम करेंगे सर, हफ्ते में एक साथ देख लेंगे। भैया प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, फिर मत ही देखो आप, फिर आप मत ही देखो कि हम एक साथ नहीं होता, ये एक साथ के लिए करा ही नहीं जा रहा है। एक साथ के लिए तो आपके पास वैसे भी हम सीरीज लेके आते हैं, सुबह शाम यूट्यूब में वैसे भी 1-1 घंटे की क्लास चलती है, उसको तो वैसे ही देखते हो। ये आपके डेली रिवीजन के लिए भाई, जो दवाई का डोज डेली खाया जाता है ना, वैसे आप डेली लीजिए इसको। अगर आप डेली देखना चाह रहे हैं, डेली देखते हैं, तभी प्लीज आइएगा, तभी आगे देखिएगा। अगर एक साथ देखने का सोच रहे हैं तो प्लीज मेरा आपसे अनुरोध है, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप मत देखिए इसको, ठीक है। चलिए शुरू कर दें बिना किसी देरी के। तो पहला प्रश्न है, ये एमपीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, और देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न वो वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी। यानी कि परमाणु ऊर्जा केंद्र की क्षमता के बारे में यहां से पूछा जा रहा है। 2024 की बात की जा रही है। एक्चुअली 2024 बोल के थोड़ा सा आपको गुमराह कर रहा है, क्योंकि भैया चाहे बात 24 की कर ले, चाहे वो शुरू से कर ले, जब से ये स्थापित हुआ है तब से सर्वाधिक जो क्षमता वाला हमारे पास जो पावर प्लांट है वो है कुडनकुलम। और ये कुडनकुलम कहां पर है, ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में भी कहां पर, मैं इसलिए देखो बार बार बोल रहा हूं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये प्रश्न इनडायरेक्टली आपको पूछ दिया जाए या कुछ और ऐसे फैक्ट्स पूछ दिए जाए जो कि जाननी आपके लिए आवश्यक है, मैं उन फैक्ट्स की यहां पे चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। तो कुडनकुलम के बारे में कुछ कुछ चीजें मैं यहां पर बताऊंगा कि भैया कुडनकुलम जो है वो रशिया की सहायता से, रूस की सहायता से जो है इंडिया में स्थापित किया गया था। इंडिया में कहां पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहां पर, तिरुनवेली करके जिला है, यहां पर याद रखना, कहां पर, तिरुनवेली जो जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, यहां पर स्थापित। ये बिल्कुल समुद्र के आसपास है, ज्यादा दूर नहीं है। चेन्नई से लगभग 650 किलोमीटर की दूरी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, मतलब अच्छी खासी डिस्टेंस, अच्छी खासी दूरी में आपको स्थित देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि जो वर्तमान क्षमता है इसमें तो 2000 मेगावाट है, ठीक है ना, यानी कि 1000 के 2 हो जाएंगे, 1000 × 2। और इसको जब ये कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, तो इसका जो टारगेट है वो 6000 मेगावाट है। जितने भी चीज मैं यहां पर बता रहा हूं प्लीज इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। नो डाउट मुझे पता है 90% विद्यार्थी ने सही आंसर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूं शायद 10% विद्यार्थी को पता होगा, ठीक है। तो तमिलनाडु में तिरुनवेली जिले में है, रशिया के सहायता से इसको बनाया गया है, 650 किलोमीटर दक्षिण में चेन्नई से, 2000 मेगावाट स्थापित क्षमता है। जबकि आने वाले समय में जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसकी स्थापित क्षमता जो है 6000 मेगावाट किया जाना है। बाकी अन्य के ऑप्शन में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। कलपक्कम भी आपको तमिलनाडु में मिलेगा, जिसको मद्रास के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि बिल्कुल चेन्नई के पास है ना। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा मद्रास, तो आप बताना कि कलपक्कम को कहा जाता है। काकरा पार जो आपको देखने को मिलेगा ये गुजरात में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और ये कैगा जो है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। एक्चुअली सब नाम के वाले हैं, इसलिए बहुत सारे बच्चे भी कंफ्यूज हो सकता है। काकरा पार, कलपक्कम, कैगा, कुडनकुलम, है ना। तो ये सारे नाम मैंने बताए। इसके अलावा जो 2 और हैं, मतलब सॉरी 3 और हैं, एक आपका रावतपुरा जो है, सॉरी रावत भाटा जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा राजस्थान में। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा इसका नाम हो जाएगा
तारापुर महाराष्ट्र में, और एक और जिसका नाम है नरोरा, वो उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। तो ये भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है, यानी कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की यहां पर बात किया जा रहा है, कौन सा पेयर जो है वो गलत है, इसकी बात करते हैं। आइए देख लेते हैं कौन सा पेयर गलत है। तो सबसे पहले देखते हैं रूस का इंद्र, ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो नेवल एक्सरसाइज है रशिया के साथ, उसको हम इंद्र के रूप में जानते हैं। किर्गिस्तान का खंजर है, ये भी बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं है, ठीक है ना। सेशेल्स का है लेमेतिये, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो देखते ही समझ आ रहा है थाईलैंड के साथ युद्ध अभ्यास नहीं हो सकता। अच्छा, युद्ध अभ्यास में बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, युद्ध अभ्यास नाम ही युद्ध अभ्यास है, इंग्लिश में भी युद्ध अभ्यास ही कहना है, याद रखना, इंग्लिश में भी क्या बोलना है अपने को, युद्ध अभ्यास कहना है, ठीक है। सो यहां से अगर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, युद्ध अभ्यास बोलना है इंग्लिश में भी इसको, युद्ध अभ्यास। अच्छा, एक और चीज ध्यान से समझना कि यहां पर अगर आप देखते हो तो ये अमेरिका के साथ है, किसके साथ है, ये यूएस के साथ है, ये किसके साथ है, यूएस यानी कि अमेरिका के साथ। तो अमेरिका के साथ है। आपको पूछा गया प्रश्न में कि कौन सा युग्म गलत है, कौन सा पेयर गलत है, तो ये वाला पेयर आपका गलत है। तो बता दो सर कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका गलत पेयर है, ठीक है ना। तो यूएस के साथ जो होता है उसको हम बोलते हैं युद्ध अभ्यास, ना कि थाईलैंड के साथ। चलिए अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद आपको देखने को मिलता है। आप सबने पढ़ा होगा गार्गी संहिता, तो गार्गी संहिता में यवन आक्रमणों की जानकारी मिलती है। और ये एक ऋषि थे, याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे, है ना। और याज्ञवल्क्य ऋषि और इन दोनों के बीच एक कहना चाहिए संवाद है, एक दोनों के बीच वाद विवाद है। तो इस वाद विवाद का जो जिक्र है वो कौन से उपनिषद में देखने को मिलता है। आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं यहाँ पर, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और ऐत्रेय उपनिषद। देखिए ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं ना काफी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन प्रश्नों में सबसे ज्यादा जो आपको जो भटकाता है, वो जहां पर भटकते हैं वो कौन सा पार्ट होता है, वो होता है कि इन उपनिषदों में कौन सा जो पार्ट है या कौन सा जो भाग है वो किस वेद का है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है, मतलब वेदों के उपनिषद कौन है, यहां से भी कई बार आपको क्वेश्चन दिया जाता है। मतलब ये तो चलो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये बृहदारण्यक उपनिषद हो जाएगा। कौन सा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, उपनिषद, ब्राह्मण और एक और हम पढ़ते हैं संहिता, और एक हम पढ़ते हैं आरण्यक। तो इसके बारे में भी आपको फैक्ट्स जो है वो पता होने चाहिए। देखिए हालांकि अगर मैं इसमें पूरा बताने जाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट में जो चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये सभी के सभी कहीं ना कहीं वेदों के अंग है, जिसको वेद अंग कहा जाता है। मतलब सबसे पहले संहिता आएगा, संहिता के बाद जो है हम लोग यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं ब्राह्मण देखने वाले हैं, ब्राह्मण के बाद हम क्या देखेंगे, ब्राह्मण के बाद हम आरण्यक देखेंगे, और आरण्यक के बाद हम देखेंगे यहाँ पर उपनिषद देखेंगे। नो डाउट कि सबसे बड़ा जो उपनिषद है वो बृहदारण्यक उपनिषद है, लेकिन यदि आपसे ब्राह्मण पूछा जाए तो सबसे बड़ा जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है बेटा, आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन यहां से आपको पूछा जा सकता है, ठीक। चले अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी बोल रहा है, द एपेक्स बॉडी यानी कि सर्वोच्च संस्था है, सेटिंग स्टैंडर्ड इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में वो संस्था जो निकाय या यूं कहें जो निगरानी करेगी। क्योंकि आपको क्या पूछ रहा है, भारत में ऑटोमेशन मानक स्थापित करेगा, मानक स्थापित वही कर सकता है जो निगरानी कर सकता है। तो आइए नाम से समझते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। देखिए नाम से स्पष्ट है भाई, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, यहां पर भी ऑटोमेशन है, यहां पर भी ऑटोमेशन है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर ए, एकदम बिना कोई दिमाग के, है ना। हालांकि बाकी को भी ऑप्शन को देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो ये कोई मानक संस्था नहीं है, ये शिक्षा से संबंधित संस्था है। अगेन भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित स्टेम, ये स्टेम मिशन से संबंधित, स्टेम तो अलग ही चीज है अपने आप में। स्टेम का मतलब पता है ना, स्टेम का मतलब देखो यहाँ पे आपको कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है स्टेम का मतलब, क्योंकि ये कई बार अभी जब एनईपी आया था तो उसमें बहुत ज्यादा चर्चा में था स्टेम। स्टेम का मतलब क्या होता है, एस फॉर साइंस, टी फॉर आपका टेक्नोलॉजी और ई फॉर आपका इंजीनियरिंग और एम फॉर मैथ्स। तो कई बार ये भी देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्टेम का संदर्भ किस चीज से है, मतलब स्टेम का मतलब क्या होता है। तो स्टेम का मतलब, क्योंकि डायरेक्ट मैं बता रहा हूं ना, एक प्रश्न में कईयों आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो एस में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। फिर आ रहा है रोबोटिक्स स्किल सेंटर ऑफ इंडिया, तो भैया ये तो स्किल सेंटर है, RSCI है ना। मैं ये भी बोलता हूं ये नीरा का फुल फॉर्म क्या होगा,
RSCI का फुल फॉर्म क्या होगा, AICRA का फुल फॉर्म क्या होगा, और स्टेम का फुल फॉर्म, ये सब आप देखिए। और वैसे भी ये मिशन है भाई, तो मिशन तो वैसे भी नहीं हो सकता, तो मिशन को हटा दो, ट्रेनिंग सेंटर को हटा दो, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे, तो सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का। ऑप्शन दिया जा रहा है सरकारी खर्च बढ़ाना, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, मूल्य स्थिरता यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ठीक है, राजकोषीय घाटा कम करना, डिफिसिट फिजिकल डिफिसिट कम करना, और विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को कंट्रोल करना। आइए देखते हैं यहाँ पे सरकारी खर्च बढ़ाना। भैया क्यों, भैया क्यों सरकारी खर्च बढ़ाओगे, मतलब क्या ही मिलेगा सरकारी खर्च बढ़ा के। तो जो ऑप्शन एलिमिनेट करने लायक रहते हैं आप पहले उसको एलिमिनेट कर दो, इसको तो हटा दो भाई, एक को आप हटा दो। फिर आप समझते हैं राजकोषीय घाटा, देखो मौद्रिक नीति है तो राजकोषीय कहां से आ जाएगा, राजकोषीय घाटा कम करना है, राजकोषीय नीति का रहेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि मौद्रिक नीति जो है वो कौन बनाती है, वो आरबीआई बनाती है। और राजकोषीय नीति कौन बनाता है, राजकोषीय नीति जो है सेंट्रल, मतलब जो गवर्नमेंट है, भारत का सरकार है, वित्त मंत्रालय वो बनाता है। ठीक है, तो आप इसको हटा दिया और इसने हटा दिया। मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना ये कुछ हद तक हो सकता है, कंप्लीटली नहीं हो सकता, तो कुछ हद तक के लिए ठीक है, नॉट फॉर कंप्लीट, क्योंकि आपके पास बेस्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कहीं इन्फ्लेशन कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ तो नहीं रही है, एंड ऑल, इन सब चीजों का ध्यान रखना ये मौद्रिक नीति का अर्थात आरबीआई का प्रमुख टूल होता है। ठीक है, चलिए तो लगभग लगभग हमने सारा एक्सपेक्ट, सारा एरिया यहाँ पे कवर किया। ऐसे ही हम रोज लेकर आते रहेंगे आप सभी के लिए। ये हमारा प्रयास, ये हमारा जो शुरुआत, ये हमारा इनिशिएशन कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर करें। ठीक है, और जो कुछ भी आपके डाउट्स होंगे वो आप हमको कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मिलेंगे हम लोग ऐसे ही कल एक नए क्वेश्चंस, नए 5 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।